वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैन यूनाइटेड वर्सेस बायर्न के मैच की, जो कि हर फुटबॉल फैन जिसकी नज़र लगी हुई थी इस गेम के ऊपर, तो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो चैंपियंस लीग में अब दूसरी गेम्स हुई हैं, कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, और सेजो रामोस शायद हमें आखिरी दफ़ा चैंपियंस लीग में खेलते हुए नजर आए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर हम लोग जो बार्सिलोना का आज मैच है एंटवर्प के अगेंस्ट, उसका प्रीव्यू भी करेंगे और देखेंगे कि बार्सिलोना किस तरह से लाइनअप उतार सकती है और बार्सिलोना को कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है, उस सब के ऊपर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले भाईजान, मैन यूनाइटेड वर्सेस बायर्न म्यूनिख की बात कर लेते हैं। सारे फैंस की नज़रें इसी गेम के ऊपर लगी हुई थी। ये आज के दिन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेम थी, और ये जो ग्रुप था काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ था सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए, क्योंकि बायर्न तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हुई थी, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं इस गेम में। लेकिन ऑब्वियसली जो बड़ी टीम होती है वो कोशिश करती है कि वो हर मैच जीते और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आगे लेके चले, क्योंकि फ्रैंकफर्ट से काफ़ी बुरी तरह से बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख हारी थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी अपनी बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना था, तो उनके लिए भी ये गेम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुकी थी। अगर मैन यूनाइटेड की बात की जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना बुरा नहीं खेली ये गेम, लेकिन ओवरऑल कंपेन अगर हम उनकी चैंपियंस लीग में देखें तो काफ़ी बुरी कंपेन रही है, और वो प्रीमियर लीग की हिस्ट्री की पहली टीम ऐसी है जो कि ग्रुप स्टेज में एक सीज़न में 15 गोल कंसीड करके बाहर हुई है। आज से पहले किसी भी प्रीमियर लीग की टीम ने 15 गोल ग्रुप स्टेज में कंसीड नहीं किए, तो बहुत ही बुरी कंपेन रही। और अगर इस ग्रुप को हम देखें तो यहाँ पर जब ग्रुप्स अनाउंस हुए थे तो उस टाइम पर जो जो फेवरेट टीम्स नज़र आ रही थी वो नज़र आ रही थी कि बायर्न टॉप करेगा, यूनाइटेड सेकंड होगी, या अगर बहुत ज़्यादा इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो गलातासराय जो है वो थर्ड सेकंड पोजीशन पे आएगी, और यूनाइटेड जो है यूरोपा तो खेलेगी खेलेगी। लेकिन यहाँ पर कोपेनहेगन ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉक किया और सेकंड पोजीशन जो है इस ग्रुप में हासिल भी की, और उसके बाद जो गलातासराय है वो थर्ड पोजीशन के साथ यूरोपा में चले गए, और यूनाइटेड जो है वो सिर्फ हाथ मलती रहेगी। इतनी बुरी गेम नहीं थी यूनाइटेड की, क्योंकि अगर आप यूनाइटेड के को देखें जो सीजन उनका गया है तो उसमें वो एक गेम बहुत अच्छा खेलते हैं और अगला गेम उतना ही बुरा खेलते हैं। तो उनका जो सी सॉ टाइप का सीजन चल रहा है वो जो है उसको अगर मद्देनजर रख के हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और यही सोचा जा रहा था कि बायर्न इनको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह ह्यूमिलिएट करेगी। लेकिन देखा जाए तो यूनाइटेड काफ़ी अच्छा गेम खेली और उन्होंने कुछ चांसेस भी बनाए थे, अगर वो अवील कर लेते तो शायद वो रिजल्ट निकालने में कामयाब भी हो सकते थे, और बायर्न को इतना आसान उन्होंने मैच जो है वो दिया नहीं था। लेकिन अब हुआ ये कि उन्होंने चांसेस नहीं लिए और बायर्न को एक मौका मिला, काफ़ी अच्छा चांस मिला और उन्होंने उस पे गोल स्कोर कर दिया, और उसकी वजह से जो है वो यूनाइटेड को अब ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा है। और अगर पूरी कंपेन उठाकर देखी जाए तो ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि ये यूनाइटेड के लिए काफ़ी अच्छा भी है कि वो यूरोपा में के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया, और अब वो डोमेस्टिक सीजन जो है उनका उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकेंगे, और उनको अब प्रीमियर लीग और उसके अलावा जो उनके बाकी के दो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स होंगे वहाँ पर उनको फोकस करके खेलना होगा, और वहाँ पर प्लेयर्स को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है, उनको रिकवरी टाइम भी मिल जाता है, और टेन हैग को भी थोड़ा सा मौका मिल जाएगा कि अब वो अपनी टीम को जो है थोड़ा सेटल कर सकें, क्योंकि यूरोप के अंदर आपके ऊपर हमेशा जो है वो प्रेशर रहता है, और अब वहाँ पर अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो फिर ड्रेसिंग रूम तक उसका प्रेशर नज़र आता है। अब टेन हैग का फ्यूचर क्या होगा ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है, क्योंकि यूनाइटेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बोर्ड लेवल के ऊपर भी ओनर्स के बारे में भी बातें हो रही हैं कि वो भी छोड़ के जाएंगे नहीं छोड़ के जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड टेन हैग के साथ जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ये सीज़न पूरा कंप्लीट करेगा, ये मेरा ख्याल है। कुछ पता नहीं कि सुबह जब हो तो टेन हैग सैक हुए हैं वो एक अलग कहानी है, लेकिन टेन हैग को ये पूरा सीज़न मेरे ख्याल से दिया जाएगा, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है उनके लिए,
और मेरे ख्याल से इस टेन हैग के साथ ही कंटिन्यू करेंगे वो, और कोशिश करेंगे कि टॉप 5 के अंदर जो है वो टॉप 4 टॉप 5 के अंदर प्रीमियर लीग कंप्लीट कर सकें, ताकि अगले सीजन के लिए भी वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाए। आगे भी इतना आसान नहीं है क्योंकि लिवरपूल के साथ उनका गेम है, वो भी अवे जाकर उनको खेलना है, और वहां पर भी लिवरपूल आपको पता है कि टॉप पर है प्रीमियर लीग के। उसके बाद अस्टोन विला के अगेंस्ट भी उनका मैच है, और अभी रिसेंटली वो बॉर्नमouth के अगेंस्ट होम पर 3-0 से यूनाइटेड हारी है। तो यूनाइटेड का जो सीजन है वो काफी ज्यादा बुरी तरह पिट चुका है, और यहाँ से सफर इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सेर्जियो रामोस और सेविया की। सेविया के बारे में यही बात कही जाती है कि भाई सेविया जो है ना वो चैंपियंस लीग में भी आती यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका, और उनको जो ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा। और रामोस ने गोल स्कोर किया, और गोल स्कोर करने के साथ वो चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 17 गोल स्कोर करने वाले डिफेंडर बन चुके हैं। पीके का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, और शायद रामोस को हमने आखिरी बार जो है वो चैंपियंस लीग में देखा है, क्योंकि अगले सीजन में सविया चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी वो देखना होगा। और उसके बाद रामोस भी आपको पता है कि ऑलरेडी रिटायरमेंट के करीब है, तो मुझे लगता नहीं है कि रामोस जो है शायद हम दोबारा उनको चैंपियंस लीग में देख सकें। अब यहाँ पर टिबास को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो री इलेक्ट हो चुके हैं अगले 4 साल के लिए ऑफिशियली, और उन्होंने जिस तरह के रेगुलेशंस ला लीगा में इम्प्लीमेंट किए हैं, तो वहां पर हमें ये देखना होगा कि यार जो जो रेगुलेशंस वो लेके आए हैं, इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फाइनेंशियल फेयर प्ले के, सैलरी कैप के, जिसकी वजह से ला लीगा और ला लीगा की टीम्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। सविया की एग्जांपल आपके सामने है, वलेंसिया की एग्जांपल आपके सामने है, कि उन लोगों को अपने प्लेयर्स को बेचना पड़ा, सेल करना पड़ा, जो उनके मेन प्लेयर थे, ताकि वो सरवाइव कर सकें फाइनेंशियली भी। लेकिन फिर वही बात आती है कि ये ला लीगा की जो टीम्स हैं वो यूरोप में इतना अच्छा compete नहीं कर पाएंगी, और सविया की एग्जांपल आपके सामने है, बार्सिलोना की एग्जांपल आपके सामने है, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रगल जो है ये सारी की सारी टीम्स कर रही हैं। अब अगर उसके बाद हम अब बात करते हैं तो रियल मैड्रिड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी, और सेकंड नंबर पर नेपोली आई है, तो वो भी अपने ग्रुप से जो है वो जा चुके हैं। ग्रुप बी में सॉरी आपको बताना भूल गया कि आर्सेनल ऑलरेडी वहां से जा चुकी है, वो क्वालिफाई कर चुकी है एज अ टॉप। उसके बाद पीएसवी जो है वो सेकंड पोजीशन पर रही है, तो सेविया जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। उनके लिए लॉन्स के अगेंस्ट मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ग्रुप डी में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है, वहाँ पर इंटर मिलान और रियल सोसाइडेड का गेम था। रियल सोसाइडेड क्योंकि ला लीगा में भी बहुत अच्छा कर रही है, और उन्होंने इंटर मिलान के साथ मैच ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ उनके लिए कि उन्होंने टेबल पे टॉप फिनिश किया, और इंटर मिलान सेकंड पोजीशन पे आई है। और अब इंटर मिलान क्योंकि आप जानते हैं कि वो उसमें इटालियन लीग में भी बहुत अच्छा कर रही है, और सेकंड पोजीशन का मतलब ये है कि उनको किसी और ग्रुप की टॉप टीम मिल सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि बार्सिलोना ही मिल जाए। तो मैं तो होप करूंगा कि बार्सिलोना को थोड़ा हल्का जो है वो हल्की टीम मिल जाए, तो ताकि बार्सिलोना के लिए अगला सफर थोड़ा सा आसान हो सके। अब बार्सिलोना की बात कर लेते हैं, तो भाई बार्सिलोना का भी गेम एंटवर्प के अगेंस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम इसलिए है कि बार्सिलोना को एटलीस्ट कम से कम 1 पॉइंट लेना है, ताकि वो ऑफिशियली इस ग्रुप को टॉप कर सकें, और ताकि फिर शायद हो सकता है कि थोड़ी सी कंपैरेटिवली एक लो टीम या कमजोर टीम उनको मिल सके। मैंने आपको जैसे पहले बोला कि इंटर मिलान भी एक जो है वो ऑप्शन बार्सिलोना के लिए हो सकता है। तो खैर, अब चावी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने यही बात की है कि काफी ज्यादा मुझे दुखी नजर आए हैं वो, क्योंकि जिरोना को उन्होंने काफी ज्यादा रेफरेंस दिया जो जिरोना की गेम हुई है, और उन्होंने ये कहा कि मतलब टीम हमारा जो है वो अच्छा खेली थी, लेकिन वहां पर डिफेंसिव एरर्स हमने काफी किए, डिफेंस में हमें इम्प्रूव करना है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि डिफेंस के साथ साथ उनको जो हमें चांसेस मिलते हैं फाइनल थर्ड में उनको अवेल करना है और उनको फिनिश करना है। तो ऑब्वियसली यही दो इश्यूज हैं, और यही मेन फुटबॉल में दो ही तो चीजें होती हैं, आप डिफेंस करते हैं, आप अटैक करते हैं। तो अगर आपकी ये दोनों चीजें खराब चल रही हैं, तो फिर उसका मतलब है कि आप जो है वो काफी ज्यादा वीक चल रहे हैं, और आपको बहुत सारा ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर इस गेम की बात करें, तो जावी ने ये बात भी कही कि यंगस्टर्स को मौका मिल सकता है यहाँ पे, और यंगस्टर्स को ही मेरे ख्याल से खिलाया जाएगा। और कुछ जर्नलिस्ट ने ये भी कंफर्म किया कि कैंसिलो को रेस्ट किया जाएगा, वो बेंच पे रहेंगे, और होना भी ये चाहिए। लेकिन अब फिर वही बात करूंगा कि क्योंकि अब जो बाकी की दो टीम्स हैं वो भी 9 पॉइंट्स के साथ हैं, शाख्तार और उसके बाद पोर्तो। तो बार्सिलोना को यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो
3 के 3 नहीं लूज करने, एटलीस्ट ड्रॉ जरूर निकालना है ताकि हम प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो टॉप ग्रुप फिनिश कर सकें। और अगर बार्सिलोना की गेम की बात की जाए तो बार्सिलोना का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो प्रॉब्लम डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी हर वीकेंड के ऊपर हर मैच में मैं आपको यही बात समझाता हूँ कि बार्सिलोना जो है ना वो स्ट्रगल करती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेल रही होती है और प्रॉब्लम सीडीएम पोजीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि उस पोजीशन को भी बार्सिलोना टैकल कर सकती है, जाविद टैकल कर सकते हैं अगर थोड़ा सा बैठ के सोचें, उसको उसको देखें कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसका हल निकल सकता है। और उसका हल ये है कि देखें, आपने अभी जो समर विंडो गुजरी है तो वहां पर आपने ओरियल रोमियो को आपने साइन किया था और जब वो भी खेल रहे थे तो हमने तब उनके साथ भी स्ट्रगल किया और उस टाइम हम 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ खेल रहे थे जब जब भी रिसेंट टाइम्स में रोमियो को हमने खिलाया है। और आपने रोमियो की जो पोजीशनिंग देखी है तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइन खेल रहे होते थे, वो बिल्कुल अटैक और बॉक्स के बिल्कुल पास जो है वो जाकर खेल रहे होते थे। तो यार ये उनका काम नहीं है। हमें अगर डबल पिवट के ऊपर कोई लड़का खिलाना है या हमें सीडीएम पोजीशन के ऊपर किसी को खिलाना है या रोमियो को भी अगर हम कल का आज का गेम खिलाएंगे तो उनको थोड़ा सा डीप रहना पड़ेगा ताकि वो डिफेंस को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाईलाइन खेलते हैं और अगर आपको अटैक को रोकना है तो आपका जो सीडीएम पोजीशन के ऊपर प्लेयर होगा या डबल पिवट पोजीशन के ऊपर जो भी प्लेयर खेल रहा होगा तो उसको थोड़ा डीप खेलना पड़ेगा ताकि आप अटैक को रोक सकें, वहां पे न्यूमेरिकल एडवांटेज आप थोड़ा सा उठा सकें। अगर आप इस चीज़ को फिक्स कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना जो है वो बेहतर रिजल्ट्स निकाल सकेगी और डिफेंसिवली जो है हम जितने गोल लीक्स कर रहे हैं ना तो उन गोल्स को जो है वो मिनिमाइज किया जा सकेगा। तो ये थी आज की वीडियो और मैं जो है वो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि बार्सिलोना जो है वो एटलीस्ट जो है वो रिजल्ट अपने फेवर में जरूर निकालेगी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाता मैं, 1-0 जो है वो बार्सिलोना के फेवर में मैं सोचता हूँ कि बार्सिलोना वो रिजल्ट अपने फेवर में निकालेगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि बार्सिलोना को क्या करना होगा, क्या रिजल्ट्स बेहतर करने के लिए, और आपकी लाइनअप क्या हो सकती है। यंगस्टर्स खेलेंगे लेकिन फॉर्मेशन जो है वो वही होगी 3-4-3 और सीनियर प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट दिया जाएगा क्योंकि वलेंसिया के अगेंस्ट आपका गेम आ रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम होगा। जिस तरह ला लीगा में हम लोग अभी काफ़ी नीचे जा रहे हैं, 7 पॉइंट जो है वो जिरोना से पीछे हैं, तो हमें अगला गेम भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली जीतना होगा। तो अपनी प्रिडिक्शन मुझे बताइएगा और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।